एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कार्डियक पैथोलॉजी है। ये चैप्टर 8 है पैथोमा बुक का। तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो है हमने दो चीज़ों को देख लेते हैं कि इस्कीमिया किसे कहते हैं और निक्रोसिस किसे बोलते हैं। तो एक टर्म है हमारे पास इस्कीमिया और दूसरी टर्म है जिसमें हमारे पास क्या होता है, निक्रोसिस। तो इस्कीमिया उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई जो है, अगर फ़र्ज़ किया किसी भी ऑर्गन को अगर कम जा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्कीमिया। अब जब ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास क्या इफ़ेक्ट करती है सेल के ऊपर। जो दूसरा है हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो सेल को पहुंचते हैं वो क्या होंगे, वो कम पहुंचेंगे। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे पास जो सेल में बनता है और वो जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो उसकी भी जो है एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। तो जब भी ब्लड सप्लाई जो है किसी भी ऑर्गन को कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो मेन जो है वो ये तीन ही काम होते हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा इस्कीमिया के अंदर हमारे पास ब्लड सप्लाई सिर्फ कम होती है, जो सेल ऑफ डेथ होती है जिसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं तो वो नहीं होती। इसके बरक्स जो हमारे पास निक्रोसिस है वो उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें फ़र्ज़ किया इस्कीमिया इतना सवियर हो गया या ब्लड सप्लाई जो है वो टेम्पोरेरीली या परमानेंटली बैन हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, सेल डेथ काज हो जाएगी। तो इस सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, निक्रोसिस बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स थी, इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं बुक के ऊपर और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स हैं जो कि रिलेटेड करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया में। अब ये सिर्फ कोई एक डिज़ीज़ नहीं है बल्कि एक ग्रुप है मुख्तलिफ़ बीमारियों का, जिसके एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मायोकार्डियल इस्कीमिया काज करता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूएस और वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब ये यूजली अक्कर क्यों होते हैं, ड्यू टू अथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। क्योंकि हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है हमारे पास वो कौन सी है, कोरोनरी आर्टरीज है, जो कि हमारे पास नंबर में दो होती हैं, राइट और लेफ़्ट। अगर फ़र्ज़ किया किसी भी कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास किसी किस्म का कोई प्लैक वगैरह बन गया जिसे हम अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है हार्ट मसल को हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब जो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक हमारे पास बना है उससे हमारे पास क्या होगा, विच डिक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, इस्कीमिया, या अगर वो सीवियर है तो उसकी वजह से हमारे पास निक्रोसिस भी हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर जो हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के हैं वो सिमिलर हैं बिल्कुल, जिस तरह हमारे पास अथीरोस्क्लेरोसिस के हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं, जैसा कि हमारे पास ओबेसिटी है। और जो हमारे पास इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ करता है विद एज के साथ। तो इंक्रीज़ विद एज हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके पास। अगर फ़र्ज़ किया कोई आपके पास यंग पेशेंट आएगा तो उसके अंदर जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं वो कम होंगे, पर निस्बत अगर कोई हमारे पास इस तरह का पेशेंट आता है जिसकी एज ज़्यादा है, हमारे पास 50 प्लस है या 50 के राउंड अबाउट है, तो उसमें हमारे पास चांसेस होंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के वो ज़्यादा होंगे। तो अब हमारे पास जो पहली डिज़ीज़ आ जाती है वो है अंजाइना। अब अंजाइना बज़ाते ख़ुद तो कोई हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक चेस्ट पेन है जो कि अक्कर हो सकता है विद एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। अब अंजाइना जो है हमारे पास तीन तरह का है, एक को हम बोलते हैं स्टेबल, एक को बोलते हैं अनस्टेबल, और थर्ड को हमारे पास बोलते हैं प्रिज्मेटल अंजाइना। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिज्मेटल एंजाइना में हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई ऐसा थीरोसेक्लोरोटिक प्लैक है जो एक ही जगह पे बना है और वहीं पे ही प्रोग्रेस कर रहा है हमारे पास, वो किसी और जगह पे नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेबल एंजाइना। स्टेबल प्लस एंजाइना, स्टेबल प्लैक प्लस एंजाइना, आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कंडीशन जो उसे बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि हमारे पास जो ये प्लैक बना है अभी ये रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, मज़ीद उस जगह के ऊपर हमारे पास थ्रोम्बोसिस होता गया और उसकी वजह से क्या है,
ओक्लूजन होती जा रही है, लेकिन ये ओक्लूजन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, सेल डेथ हो रही है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटल एंजाइना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास क्या होते हैं, स्पाज्म होता है, ये जिसको वेजोस्पाज्म बोलते हैं। अब वेजोस्पाज्म का मतलब है कि हमारे पास जो आर्टरी है उसका सिकुड़ जाना। अब ये जो हमारे पास स्पाज्म में ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार ही रहें, हमारे पास कुछ सेकंड के लिए ये आर्टरी को क्लोज़ कर सकते हैं, फिर ये दोबारा से नॉर्मल हो सकती है आर्टरी, फिर हमारे पास क्लोजर होती है, फिर दोबारा से नॉर्मल होता है। तो ये क्या आप बोल सकते हैं कि एज अ साइक्लिक प्रोसेस है। तो जब जब हमारे पास स्पाज्म होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट होती जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन है स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना इज़ द चेस्ट पेन दैट अराइजेज विद एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। क्यों हमारे पास एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वह तकरीबन 70% क्या होती है, या 70% से ग्रेटर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो नॉर्मल हालत में जब हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट है तो वो जो है हमारी डिमांड जो है वो पूरी कर रहा है। अगर फ़र्ज़ किया आप अपना पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से सिंपथेटिक सिस्टम के ऊपर जाते हैं किसी भी फॉर्म में, एग्जर्शन की वजह से, फिज़िकल एग्जर्शन की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है और हमारे पास जो अब जो है ब्लड सप्लाई वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डिमांड हमारी पूरी कर सके। तो इसकी वजह से तो हम क्या बोलेंगे कि चेस्ट पेन अराइजेज विद एग्जर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। अब ये ड्यू टू क्या होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी विद ग्रेटर देन 70% स्टेनोसिस। अब इसमें हमारे पास जो टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने के लिए कि वो ग्रेटर देन 70%, ये 50 नहीं है, 60 नहीं है, 65 नहीं है, बल्कि ग्रेटर देन 70 है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो इज़ नॉट एबल टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड। अब जो कि ब्लड फ्लो हमारे पास कम है तो वो मेटाबॉलिक डिमांड्स जो हैं वो सेल की वो पूरी नहीं कर सक रहा। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्टेबल एंजाइना प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल इंजरी टू मायोसाइट्स, जिसमें हमारे पास क्या होती है, निक्रोसिस नहीं होती। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सिर्फ इस्कीमिया काज करेगी, निक्रोसिस काज नहीं करेंगी। बाकी ये रिवर्सिबल काज, अगर फ़र्ज़ किया आप पॉजिटिव फैक्टर वहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा, दोबारा सेल्स जो है अपनी नॉर्मल हालत में चले जाएंगे। इस कंडीशन में हमारे पास जो पॉजिटिव फैक्टर क्या है वो थीरोसिक्लोरोसिस था। तो किसी भी वजह से अगर आप थीरोसिक्लोरोसिस को वहाँ से ख़त्म कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पास जो सेल हैं वो दोबारा से नए हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रेजेंट किस तरह करेगा कि सबसे पहले आपने ड्यूरेशन देखनी है कि इसमें जो इस्कीमिया वो लेस दैन 20 मिनट्स होगा। अगर फ़र्ज़ किया ग्रेटर दैन 20 मिनट्स का हमारे पास इस्कीमिया है हार्ट मसल का, तो वो टुवर्ड्स हमारे पास क्या जा रहा है, निक्रोसिस की तरफ, ठीक है। अब ये जो है चेस्ट पेन होगा डेट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म और जा, डायाफोरेसिस जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये फिज़िकल साइंस और हिस्ट्री जितनी भी होगी सारी एमआई की तरफ जा रही है। अब सिर्फ इसको डिफरेंशिएट आप किस तरह कर सकते हैं, एक तो ईसीजी के ऊपर, दूसरा आप देख सकते हैं कार्डियक मार्कर्स। अगर कार्डियक मार्कर्स हमारे पास नेगेटिव हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एंजाइना का कोई केस है। अगर फ़र्क कि हमारे पास कार्डियक बायो मार्कर्स जो हैं वो रेज हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि एमआई की तरफ जा रहा है या नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ईसीजी शोज एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही लेयर इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगी। अब रिलीव क्या होगा, जो बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। अब नाइट्रोग्लाइसरीन का हमारे पास काम क्या है, ये हमारे पास जो है वेसल्स को डायलेट कर देता है। अब डायलेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना इज़ अ चेस्ट पेन दैट अकर्स एट रेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है कि जो स्टेबल एंजाइना था वो अराइज करता है एग्जर्शन और इमोशनल स्ट्रेस के साथ, लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है वो हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में भी एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है। इट इज़ यूजली ड्यू टू रप्चर ऑफ एन अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक विथ थ्रोम्बोसिस एंड इनकम्प्लीट ओक्लूजन ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी। अब इसमें हमारे पास जो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो था पहले तो हमारे पास लोकलाइज था, अब क्या होगा, ये रप्चर होगा और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, मज़ीद थ्रोम्बोसिस होगी। लेकिन ये थ्रोम्बोसिस इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये बिल्कुल ही आर्टरी को जो है बंद कर दे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट ओक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब ये प्रेजेंट किस तरह करेगी, रिवर्सिबल इंजरी टू मायोसाइड नर्व नेक्रोसिस।
जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें हमारे पास निक्रोसिस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, इस्कीमिया होगा। इसके अलावा अगर ईसीजी की बात करें तो ईसीजी पे हमारे पास क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, क्योंकि इसमें भी एक ही लेयर इन्वॉल्व है तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हमारे पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी रिलीव कर जाएगा बाय नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन हमारे पास क्या एक्ट करती है, एज आ वेजोडाइलेटर है। इसके अलावा हायर स्ट्रेस को प्रोग्रेशन टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास है कि अगर फ़र्ज़ किया वो आपको दे देते हैं कि किसके चांस ज़्यादा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ बढ़ने के, स्टेबल अनस्टेबल या प्रिज्मेटल एंजाइना के, तो उसमें आपका आंसर होगा अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास प्रिज्मेटल एंजाइना। प्रिज्मेटल एंजाइना में हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरह की एपिसोडिक पैन होगा, क्योंकि हमारे पास एपिसोड्स की फॉर्म में हमारे पास ये वेजोस्पाज्म होगा। जब जब स्पाज्म होगा तो उस वजह से हमारे पास क्या होता जाएगा, चेस्ट पेन होता रहेगा, और जब हमारे पास स्पाज्म नहीं होगा तो क्या होगा, नॉर्मल पेशेंट बिल्कुल फील करेगा। ठीक है, तो प्रिज्मेटल एंजाइना इज एपिसोडिक चेस्ट पेन अनरिलेटेड टू एक्सर्शन। अब ये क्या है, एक्सर्शन पे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किस चीज़ के ऊपर है, हमारे पास वेजोस्पाज्म के ऊपर। ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म रिप्रेजेंट रिवर्सिबल इंजरी टू मायोसाइड नायोन नेक्रोसिस। इसमें भी हमारे पास क्या है, सिर्फ स्कीमिया और हमारे पास जो नेक्रोसिस है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब सिर्फ डिफरेंस इन तीनों में क्या है कि इसमें हमारे पास जो ईसीजी के ऊपर चेंजेस शो होंगी उसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन शो होगा। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्यों शो होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया का मतलब है कि तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जब 3 लेयर्स होंगी तो ये ज़्यादा होंगी, जब ज़्यादा होगी तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी, जब एक लेयर इन्वॉल्व होगी तो वो कम है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। अब ये रिलीव करेगा बाय नाइट्रोग्लाइसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब डिफरेंस इसमें सेकंड क्या है हमारे पास, कि नाइट्रोग्लाइसरीन से भी रिलीव हो सकता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कर ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।